हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, टाइम हो गया है डिस्क्रिप्टिव स्टडी का और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बारे में। कल हमने काफ़ी स्टडी की थी जो यूरोपीय आए थे भारत में, उनके बारे में। तो अगर आपसे मिस हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, लिंक दिया गया है। लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो सबसे पहले परिचय समझ लेते हैं। ब्रिटिश अंग्रेज सन 1599 में लंदन के एक व्यापारी जॉन मिल्डन हॉल स्थल मार्ग से भारत आया और पूर्व में 7 वर्ष तक रहा। सन 1599 में पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेज व्यापारियों द्वारा मर्चेंट एडवेंचर्स नामक एक अंग्रेजी कंपनी की स्थापना की गई। इससे पहले 1580 में ड्रेक ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर ली। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना देखेंगे जो कि भारत में हुई। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट लंदन ने ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को तत्कालिक ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर यानी वो ईयर ख़त्म होने वाला था, लास्ट डेट था 31 दिसंबर को, पूर्व के साथ 15 वर्षों तक व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया। महारानी एलिजाबेथ भी इस कंपनी के हिस्सेदारों में एक थी। सन 1698 में इंग्लैंड में एक कानून के तहत जनरल सोसाइटी नामक व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई। कुछ समय पश्चात कुछ व्यापारियों ने एक कंपनी इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट सौदागरों की अंग्रेजी कंपनी बनाई। तो इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट या कहते हैं सौदागरों की अंग्रेजी कंपनी बनाई। सन 1707 में जनरल सोसाइटी और ईस्ट इंडिया कंपनी के मिलन से एक संयुक्त कंपनी यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेड टू ईस्ट इंडीज न्यू कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में का विलय हुआ और बनी। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए किस तरह से ये बना हुआ है। फिर व्यापारिक उपलब्धियां देख लेते हैं। अंग्रेजों ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत में अपनी प्रथम फैक्ट्री 1608 में स्थापित हुई। तो प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो सूरत में हुई थी और सन था 1608 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी यूरोपीय भारत में आए उन्होंने जो फैक्ट्रियाँ स्थापित किया तो उसका ईयर और कहाँ पे स्थापित हुआ ये जरूर ध्यान रखिए। उस समय व्यापारिक केंद्रों को ही फैक्ट्री कहा जाता था। सन 1608 में कंपनी ने कैप्टन हॉकिंस को मुगल सम्राट जहांगीर की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के उद्देश्य से मुगल दरबार में भेजा। हॉकिंस 1611 ईस्वी तक मुगल राजधानी आगरा में रहा। 1613 में जहांगीर ने एक आज्ञा पत्र फरमान द्वारा अंग्रेजों को सूरत में स्थायी रूप से एक कोठी स्थापित करने की अनुमति दे दी थी। सन 1615 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया और 1618 ईस्वी तक रहा। उसका उद्देश्य एक व्यापारिक संधि करना था। यद्यपि थॉमस रो कोई निश्चित संधि करने में तो असफल रहा, लेकिन उसने साम्राज्य के सभी भागों में व्यापारिक कोठियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। सन 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने सुनहरा फरमान दिया जिसके मुताबिक 500 पैगोडा
सालाना कर देने पर उन्हें गोलकुंडा राज्य स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने गोलकुंडा राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति मिल गई। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये नेट के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न था। बंगाल में 1651 में सुल्तान शुजा ने 3000 रुपए के निश्चित वार्षिक कर के बदले अंग्रेजों को व्यापार का विशेषाधिकार दिया। 1672 ईस्वी में कंपनी ने शाइस्ता खां से एक फरमान प्राप्त किया जिसमें उसे एक अदा करने से मुक्ति मिल गई। कर को अदा करने से उसे मुक्ति मिल गई। सन 1680 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने एक फरमान के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को चुंगी के लिए तथा व्यापार के लिए तंग ना करने का आदेश दिया। सन 1691 में कंपनी को प्राप्त विशेषाधिकारों को पुनः मान्यता दे दी गई। उस फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल में अपने माल का आयात निर्यात करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। उसे माल के हस्तांतरण के लिए दस्तक यानी पास जारी करने का भी अधिकार दे दिया गया। वे दस्तकों का दुरुपयोग करते हुए उसकी बिक्री दूसरे व्यापारियों को करने लगे। इंग्लैंड की एक और प्रतिद्वंदी कंपनी ने 1701 में सर विलियम नॉरेंस को व्यापारिक अनुमोदन प्राप्त करने हेतु औरंगजेब के दरबार में दूत नियुक्त किया। सन 1715 में जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत मंडल मुगल सम्राट फारूक शेर के दरबार में आया जिसमें एडवर्ड स्टीफेंस और विलियम हैमिल्टन नामक सर्जन भी सम्मिलित थे। ख्वाजा सेहू दर्द नामक एक अबसीनियाई इसका दुभाषिया था। इस दूत मंडल का उद्देश्य समग्र मुगल भारत में विशेषाधिकार प्राप्त करना तथा कलकत्ता के आसपास कुछ गांवों को प्राप्त करना था। सर हैमिल्टन ने सम्राट फारूक शेर को एक दर्दनाक बीमारी से ठीक किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसने ठीक किया था? सर्जन हैमिल्टन ने। किसे ठीक किया था? फारूक शेर को एक दर्दनाक बीमारी से, जिससे प्रसन्न होकर सम्राट ने 1717 में 3 फरमान जारी करके कंपनी को अनेक महत्वपूर्ण अधिकार दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका। 1717 ईस्वी के फरमान की विशेषता देख लेते हैं। सबसे पहली विशेषता है अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल गई। यानी 3000 पे करेंगे और पूरे साल भर वो मुक्त रूप में व्यापार कर सकेंगे। नंबर 2 है उन्हें किराए पर कलकत्ता के आसपास की अतिरिक्त ज़मीन लेने की अनुमति मिल गई। वो कहीं भी कलकत्ता में आसपास की ज़मीन किराए पर ले सकते थे। हैदराबाद के समूचे सूबे में उन्हें जो पहले से चुंगी की छूट मिली थी यह कायम रहेगी। नंबर 4 है 10,000 रुपये वार्षिक कर के बदले सूरत में उन्हें चुंगी देने से छूट मिल गई। नंबर 5 है बम्बई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने की अनुमति पहली बार दे दी गई। इतिहास का ओम्स के अनुसार 1717 के फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये ध्यान रखिए, मैग्ना कार्टा कहा जाता है जो 1717 में फारूक शेर द्वारा फरमान जारी किया गया। तो मैग्ना कार्टा के ऊपर प्रश्न बनता है, ये ध्यान रखिएगा। व्यापारिक केंद्रों की स्थापना सन 1623 तक कंपनी ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, भड़ौच और बड़ोदरा में फैक्ट्रियां स्थापित कर ली। ये सभी फैक्ट्रियां सूरत की कोठी की प्रेसिडेंसी और काउंसिल परिषद के नियंत्रण में रख दी गई थी। भड़ौच और बड़ोदरा में अंग्रेजी फैक्ट्रियां स्थापित करने का उद्देश्य उन इलाकों में बने कपड़ों को सीधे खरीद लेना था। आगरा में कोठी की स्थापना का उद्देश्य शाही दरबार के अफसरों के हाथ तैयार कपड़ा बेचना और नील खरीदना, जिसकी सबसे अच्छी किस्म बयाना में तैयार होती थी। सन 1611 में अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री
मोसलीपट्टनम में स्थापित की। तो दक्षिण भारत की जब बात आती है तो प्रथम फैक्ट्री थी मोसलीपट्टनम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जल्द ही उनकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र मद्रास बन गया। सन 1626 में अरवान गांव में एक और कोठी स्थापित हुई जो पुलिकट की डच बस्ती के उत्तर में थी। सन 1668 में बंबई को पुर्तगाल से दहेज से प्राप्त करने वाले चार्ल्स द्वितीय ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पौंड वार्षिक किराए पर दे दिया। तो इस तरह से बंबई भी पुर्तगालियों से ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल गया। सन 1633 में महानदी डेल्टा पर स्थापित हरिहरपुरा तथा बालासोर में तथा इसके बाद पटना और कासिम बाजार में भी कोठियां स्थापित की गईं। सन 1651 में अंग्रेजों ने हुगली में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। प्रशासनिक केंद्र और कार्य देख लेते हैं। फ्रांसिस डे ने सन 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से, जो 1565 के तालीकोटा युद्ध में नष्ट हो चुके विजयनगर साम्राज्य का प्रतिनिधि था, सम्राट को पट्टे पर ले लिया तथा वह एक किलाबंद कोठी बन गई। इस कोठी का नाम पड़ा सेंट जॉर्ज। सन 1658 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कोरोमंडल समुद्र तट की सभी बस्तियां फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दी गई। सन 1669 में सर जॉर्ज ऑक्ससेंडेन के उत्तराधिकारियों के रूप में जेराल्ड ऑगियार सूरत का प्रेसिडेंट और बंबई का गवर्नर था। उसके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने सैनिक शक्ति की मदद से सामान्य व्यापार का प्रतिबंध करने की अनुशंसा की। सन 1690 में जॉब चार्नॉक में बंगाल के सुतानाती में एक अंग्रेजी कोठी स्थापित की। इस प्रकार ब्रिटिश भारत की भावी राजधानी की नींव डाली गई। और सन 1696 में वर्धमान जिले के जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने अपनी नई कोठी की किलेबंदी की। 1698 में अंग्रेजों ने सुतानाती, कोलकाता यानी कालीकट, कलकत्ता और गोविंदपुरा नामक 3 गांव की जमींदारी 1200 रुपए में दे दी। यह नवीन किला बंद बस्ती फोर्ट विलियम के नाम से प्रसिद्ध हुई। यहाँ एक प्रेसिडेंसी और काउंसिल की स्थापना हुई। 1700 में बंगाल की अंग्रेजी कोठियां इसी के नियंत्रण में रख दी गई। सर चार्ल्स आयर को फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट बनाया गया। सन 1687 तक बंबई पश्चिमी समुद्र पर अंग्रेजों की मुख्य बस्ती के रूप में सूरत से भी आगे निकल गया। सन 1715 से 1772 के बीच चार्ल्स बून के समय बंबई के चारों ओर दीवार बनाकर किलेबंदी की गई। सन 1708 से 1709 के बीच अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब से मद्रास के समीपस्थ 5 नगर प्राप्त किए। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब और 1 जागीर प्रदान की थी। अभी संघर्ष देख लेते हैं। सैनिक संघर्ष जो हुए हैं, अंग्रेज एवं पुर्तगालियों के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण संघर्ष हुए। सन 1671 में पुर्तगालियों ने 3 अंग्रेजी जहाजों को, जो हेनरी मिडी लंटन की कमान में थे, जबरदस्ती वापस भेज दिया। लेकिन इसके बाद 1672 में कैप्टन टॉमस वेस्टन द्वारा सूरत के निकट समुद्री युद्ध में पुर्तगालियों की पराजय हुई। दिसंबर 1688 में जेराल्ड ऑगियार के भाई सर जॉन चाइल्ड ने बंबई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों पर डेरा डाल दिया और मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। इस कारण अंग्रेजों का मुगल बादशाह औरंगजेब से संघर्ष हुआ और सन 1686 में जब अंग्रेजों ने हुगली को नष्ट कर दिया और मुगलों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, तब औरंगजेब के सेनापति ने अंग्रेजों को बंगाल स्थित फैक्ट्रियों से खदेड़ दिया और वे गंगा के मुहाने पर स्थित फुल्टा द्वीप में शरण लेने के लिए बाध्य हो गए। तो कौन से द्वीप में
बाद हुए फुल्टा द्वीप में। तब औरंगजेब ने कंपनी से 1.5 लाख रुपए हर्जाना लेकर उसे पुनः व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। बाद में चाइल्ड ने औरंगजेब से माफ़ी मांगी और उसे 1690 ईस्वी में माफ़ी दे दी गई। दंड स्वरूप अंग्रेजों ने पकड़े गए सभी मुगल जहाज़ों को लौटा दिया और हर्जाने के रूप में 1.5 लाख रुपया भी दिया। तब औरंगजेब ने अंग्रेजी व्यापार के लिए एक अधिकार पत्र भी दे दिया था। इसके बाद जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है फ्रांसीसियों के बारे में और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस तरह से हुई, तो इसकी स्टडी हम कल करेंगे फ्रेंड्स। और जैसा कि सुबह में मैंने आपको बताया था, अगर आप पीडीएफ के लिए इंटरेस्टेड हैं तो उसका वीडियो मैं अभी आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। इसमें जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं उन्हीं के पीडीएफ मैं अवेलेबल कराने वाली हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप की तैयारी वीडियो के माध्यम से नहीं हो पा रही है तो आप पीडीएफ ले सकते हैं। आवश्यकता है तो आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से ही मैंने पीडीएफ क्रिएट करना शुरू कर दिया है। तो किस तरह से लेना है और कौन से इस समय अवेलेबल हैं उसकी जानकारी मैं धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करूंगी। एक वीडियो में अभी कुछ देर में आपको प्रोवाइड करने वाली हूं। यहाँ हम आ गए हैं प्लेलिस्ट में और जो स्टडी हमारी चल रही है डिस्क्रिप्टिव स्टडी, अगर आपने इसकी स्टडी नहीं की है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसे आराम से देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह के वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट एंड टेक केयर।